हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का या इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसपे हम कहते हैं कि फूड की स्टोरेज होती है। तो एक मस्कुलर बैग है, मतलब कि हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था कि ईसोफेगस जो फूड पाइप है वो खुलता है स्टमक में, राइट। तो स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड का बैग है। इसकी शेप जो है वो जे शेप है और ये मस्क्यूलर है, मतलब पूरा का पूरा मसल से बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये मेनली है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को काफी टाइम तक स्टोर करने के लिए, 3 से 4 घंटे। ठीक है, ये इस फूड को स्टोर कर सकता है आराम से। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ये क्या करता है, इसमें चर्निंग मूवमेंट्स, चर्निंग CHUR करके, चर्निंग NING मूवमेंट्स होते हैं। मतलब कि वो क्या करता है, स्टमक घूमता रहता है अपने मसल्स के थ्रू। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से जो फूड है स्टमक के अंदर वो मिक्सअप होगा और ज्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट, अब क्या होता है, स्टमक के पास अपने कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट्स। सो सी, जब स्टमक के पास अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं तो फिर अब क्या क्या स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, एक चीज उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फूड पाइप आता है उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा स्टमक ना यहाँ से इस तरीके से ऐसे स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सब कुछ इसका परफॉर्म होगा। डाइजेशन, स्टोरेज, सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है। अब समझते हैं जो ये जे शेप्ड बैग है ये डाइजेशन किस तरीके से करता है। ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाने वाला है। तो एक चीज होती है एपिथीलियम, मतलब कि इनर लाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, क्या है जो इनर लाइनिंग, मतलब सबसे अंदर की जो लाइनिंग है उसको मैं बोल रहा हूँ इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग क्या करती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। क्या करती है बेटा? अपने आप को मॉडिफाई करती है। तो चेंज करके क्या करेगी, मॉडिफाई करके क्या करेगी वो बेसिकली, वो बना लेती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक्चुअली में वो ग्लैंड्स बनाती है। और स्टमक के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है, स्टमक के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं गैस्ट्रिक। सो इफ यू आर हैविंग स्टमक प्रॉब्लम यू से यू आर हैविंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से, तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। अगर इंटेस्टाइन है तो उसके लिए एक वर्ड अलग से आता है, दैट इज एंटीरो। एंट्रॉन वर्ड होता है फॉर द इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड समथिंग है तो हम उसको एंटीरो टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर कुछ है जो कि स्टमक से रिलेटेड है तो हम उसको गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक से रिलेट करते हैं कि वो उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। अब समझते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये स्टमक का क्या रिलेशन है। सी, मैंने आपको बताया कि इनर लाइनिंग जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कैसे कन्वर्ट हो जाती है थोड़ा सा ये समझते हैं। देखो, ये इसकी इनर लाइनिंग थी, प्रॉपर मेन ऐसे लाइनिंग थी। ठीक है। अब इस लाइनिंग के अंदर चेंजेस आए, मॉडिफिकेशन आए। अब इसने अपने आप को क्या मॉडिफाई करा है, किस तरीके से मॉडिफाई करा है, यहां पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। अब ये गड्ढा ऐसा नहीं होगा कि हमें नेकेड आई से दिखेगा, आंख से नहीं दिखेगा। जब हम इसकी लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये छोटे छोटे गड्ढे हमें दिखाई देंगे। और ये एक गड्ढा नहीं, बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं। तो क्या हम इसको गड्ढा लिखेंगे, होल लिखेंगे? नहीं। हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्रिप्ट्स। CRYPT, क्रिप्ट। और एस और लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, तो क्रिप्ट्स। अभी इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि इनर लाइनिंग जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, चेंज कर लेती है। ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं। होता क्या है बेटा कि इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इस स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर तीन अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। मतलब होते तो बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन तीन अलग तरीके के स्पेशल सेल्स होते हैं। तो ये है सेल ए, ये है सेल बी और ये है सेल सी। इनके अलग अलग नाम है पर वो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। अब होता क्या है, ये जो तीन अलग अलग सेल्स हैं, तो होगा क्या कि एक सेल सिक्रीट कर रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपने पढ़ा है हमारे स्टमक में होता है, राइट। ओके। दूसरा सिक्रीट कर रहा है बेटा म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, म्यूकस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके। तीसरा जो है वो सिक्रीट कर रहा है एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैसा एंजाइम, क्या करता है, बात की बात है, पर वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि तीन चीजें सिक्रीट हो रही हैं, किससे? थ्री चीजें सिक्रीट हो रही है, किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रेटिंग थ्री थिंग्स। अब उस तीन चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो तीन चीजें सिक्रेट करता है। ठीक है, सबसे पहली, सबसे दूसरी और सबसे तीसरी। सो वन इज द HCl, वन इज योर म्यूकस, एंड सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, चलो वो भी स्पेसिफाई अभी कर देते हैं, एंजाइम। ठीक है। अब होता क्या है, जैसा कि
अभी स्पेसिफाई करेंगे आगे। अब होता क्या है, ये क्रिप्ट जो है इसके अंदर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इतना ज्यादा सिक्रीट करेंगे क्रिप्ट्स की, वो जो भी अंदर का कंटेंट है, मतलब HCl, म्यूकस और एंजाइम, सब कुछ बाहर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इस जगह पे फिल हो जाएगा, मतलब स्टमक में थोड़ा बहुत लिक्विड आ जाएगा। तो वो लिक्विड में क्या होगा, HCl, म्यूकस और एंजाइम। सबसे पहले सिक्रीट होता है म्यूकस। तो म्यूकस की सबसे पहले लेयर आएगी सबसे नीचे, मतलब एपिथेलियम के सबसे नीचे यहाँ पर क्या आएगी, म्यूकस आएगी। उसके बाद सिक्रेट होगा आपका HCl और एंजाइम। उसके बाद HCl आता है, सबसे लास्ट में आता है एंजाइम एक्चुअली में, ठीक है। तो इनके सिक्रीशन वाइज अगर देखें तो म्यूकस, HCl और एंजाइम। अब म्यूकस क्या करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, HCl क्या करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम क्या करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, 3 सेल्स है, 3 सिक्रीशन है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में एक चीज समझनी है। क्या समझनी है, ये दरअसल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की ही मॉडिफिकेशन है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर नहीं प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल स्टमक उसका पार्ट है, उसके अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। इसीलिए अगर आप मेरे नोट्स देखो, मैंने उसमें क्लियरली लिख रखा है कि ये जो है जो हमने ये पढ़े हैं पार्ट्स, उसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं करा। सी लाइनिंग ऑफ द स्टमक मॉडिफाइड सेल्फ एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, अपनी लाइनिंग को ही मॉडिफाई करा है, इसीलिए हमने उसको एसोसिएटेड ग्लैंड में नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर एक लाइन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और एनी अदर ग्लैंड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी आते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड आता है 11th में आप पढ़ोगे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम एसोसिएटेड ग्लैंड में इसको नहीं रखते, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और जो कि एलिमेंट्री कैनाल का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब 3 चीजें सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब हम इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HCl के बहुत सारे फंक्शंस हैं, है तो 4 फंक्शंस, उन 4 फंक्शंस को चलिए देख ही लेते हैं। हमारे नोट्स में सब लिखा हुआ है, ओके। Let's come back to the notes. So first function is acidic medium for protein digestion. इसके बारे में अभी समझ में आ जाएगा। It kills the germs. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स को किल कर देता है। फूड हमने swallow करा, अब उसके अंदर जो हो सकता है कि उसके अंदर उसके ऊपर मधुमक्खी बैठ गई, मधुमक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी बैठ गई, नॉट मधुमक्खी, मक्खी बैठ गई। और उसके बाद हो सकता है कुछ और हवा से एक्सपोज हुआ, तो हवा कंटामिनेटेड थी, वॉट एवर कुड बी रीजन। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है 1-2 जर्म एटलीस्ट हमारे खाने पे आ सकते हैं, वैसे ज़्यादा ही होते हैं। तो हमारे खाने पे आ गए, अब होगा क्या, उसको हम चबाएंगे, अच्छे से प्रोसेस करेंगे, सारे के सारे माउथ में किल नहीं होंगे, तो वो हमारे कहाँ तक पहुंच गए, स्टमक तक पहुंच गए। अब स्टमक में है एक एसिडिक मीडियम वाला HCl, जो कि क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, बिल्कुल कोई नहीं बचेगा, ठीक है। ज्यादातर में कोई नहीं बचता, अगर बच गया तो वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। यानी कि जो डिजीज कॉज होती है हमें, उन्हें पता होता है कि HCl से कैसे बचना है, इसका यही मतलब है, राइट। ओके, तो नंबर थर्ड पॉइंट, सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड, फूड को सॉफ्ट कर देता है। कैसे सॉफ्ट कर देगा, एक्चुअली सलाइवा का नेचर कुछ और होता है, उसके बाद वो फूड एसिडिक मीडियम में आया तो पीएच वैल्यू चेंज हो गई, राइट। पीएच वैल्यू चेंज हो गई, अगर आपको पीएच नहीं पता तो आप केमिस्ट्री की वीडियोस जब देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू चेंज हो गई। अब पीएच वैल्यू जब भी चेंज होती है तो क्या होता है, सरफेस जिस पे भी वो पर्टिकुलर सरफेस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, पीएच वैल्यू जब आप चेंज करोगे, ठीक है। क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, अलग अलग सिचुएशंस में डाल रहे हो, तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टू मेक द डाइजेशन ईजी, और ये हमारे डाइजेशन को ईजी कर देते हैं। और चौथा काम, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक मिनट, हमारी एनसीईआरटी में तो केवल पेप्सिन दे रखा है, बिल्कुल सही, आपके एनसीईआरटी में पेप्सिन दे रखा है। अब समझते हैं, देखो, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को, है ना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है पेप्सिन, सिंपली नाम है पेप्सिन। बट इस एंजाइम को हम एकदम से सिक्रेट नहीं कर सकते। क्यों सिक्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इस टाइम ये एक्टिव है, मतलब ये इस टाइम काम करने लायक है, काम के लिए बिल्कुल रेडी है। समस्या ये है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, राइट, ऐसे याद रहेगा।
तो पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, किस पे, प्रोटियोसिस में। प्रोटियोसिस का मतलब छोटे प्रोटीन्स में, ठीक है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, ये छोटे प्रोटीन्स को हम बेसिकली प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स बोलते हैं, मतलब बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है कौन, पेप्सिन। अब ये हमने पेप्सिनोजन पढ़ा था, राइट। तो हम क्या करते हैं यहां पर, पेप्सिनोजन, तो इसका मतलब ये है कि पेप्सिनोजन को पहले हम पेप्सिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में, राइट, यही है इसका मतलब। तो हमने पेप्सिन को क्यों रिलीज करा, मतलब सीधे पेप्सिन क्यों नहीं रिलीज करे, पेप्सिनोजन क्यों रिलीज करवाया। और ये पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, तो हम इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज करवा रहे हैं भाई, सीधे सीधे एक्टिव फॉर्म निकालो ना, है ना। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग, नहीं एक्चुअली वेस्टेज नहीं है। ये क्या करेगा यहाँ पर, HCl जब तक नहीं मिलेगा ये इनएक्टिव का इनएक्टिव रहेगा। जैसे इसको HCl मिला पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टमक है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी एपिथीलियम, राइट, ये जो एपिथीलियम है यहाँ भी तो सेल्स है, राइट। सेल जो है, इसके जो सेल्स है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, एपिथीलियम जो ये इनर लाइनिंग है, इसके जो सेल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं उनकी भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी। वो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कहीं वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गए तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएंगे, मतलब कि स्टमक में छेद हो जाएंगे। दैट्स वाई हम इनएक्टिव फॉर्म ही सिक्रीट करते हैं, एक्टिव फॉर्म सीधे सीधे सिक्रीट नहीं करवा सकते। तो एक्टिवेट कब होगा पेप्सिनोजन, जब हम HCl डालेंगे। और एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। सो इनएक्टिव फॉर्म इज पेप्सिनोजन, एक्टिव फॉर्म इज पेप्सिन। अच्छा, इस इनएक्टिव फॉर्म को हम प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको किसी किसी बुक में प्रीकर्सर लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रीकर्सर का मतलब होता है जो पहले आता है, ठीक है, वो कुछ काम नहीं कर रहा लेकिन वो पहले आ गया और वो बैठा हुआ है, वो देखेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, तो दैट्स कॉल्ड प्रीकर्सर। तो मेन एंजाइम का नाम जो है वो तो है पेप्सिन, यही है, लेकिन उसकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम पेप्सिनोजन, ठीक है। ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, ठीक है। ये है काम पेप्सिन जो एंजाइम है। आप यहाँ पे पेप्सिन लिख दो, पेप्सिनोजन लिख दो, बात एक ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, आई विल सजेस्ट आप पेप्सिन ही लिखो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे पेप्सिनोजन लिखा हुआ दिखाई देता है, आपको पता है पेप्सिनोजन क्या होता है, ठीक है। म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्शन, है ना, HCl से प्रोटेक्ट करती है। हमने यहाँ पे पढ़ा था HCl जो है अगर सीधे सीधे इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ पे अगेन HCl जो है वो इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो एक म्यूकस की मेम्ब्रेन रहती है, तो इसका मतलब ये है क्या कर होगा कि ये इनर लाइनिंग है, सबसे अंदर की लाइनिंग, उसके ऊपर यहाँ पर रहेगा आपका म्यूकस। म्यूकस नॉन सेल्यूलर होता है, मतलब सेल्स का बना हुआ नहीं है, क्योंकि एक सिक्रीशन ही तो है बेसिकली। और उसके ऊपर आ जाता है HCl, तो ये है हमारा HCl, राइट। तो इसका मतलब ये है HCl डायरेक्ट जो सबसे नीचे वाली लेयर है, मतलब कि हमारी इनर लाइनिंग, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता। क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता तो वो डैमेज भी नहीं कर सकता, और क्योंकि डैमेज नहीं कर सकता तो परफोरेशन, छेद नहीं हो सकते। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ परफोरेशन, उसकी स्पेलिंग ये है, परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है किसी चीज में होल्स कर देना, वेरी स्मॉल पोर्स कर देना, तो परफोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो परफोरेशंस इसमें नहीं होंगे, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टमक में कोई छेद नहीं होगा, ठीक है। तो वो बच जाता है किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। तो म्यूकस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। चलिए वापस नोट्स पे जाते हैं। ओके, सो पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो सिक्रीट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड इनएक्टिव फॉर्म सिक्रीट करता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं बाय दी HCl। तो HCl की मदद से ऐसे सिक्रेट होता है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म जो होती है सिक्रेटेड सो दैट द वॉल ऑफ द स्टमक इज नॉट डाइजेस्टेड, है ना, यही हमने पढ़ा, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये प्रोटीन्स को उसकी स्मॉल यूनिट पेप्टोन्स और प्रोटियोजेंस में तोड़ देता है, छोटी छोटी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब म्यूकस की बात करें अगर, तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। तो ये हमें पता है एक्शन ऑफ द HCl के से प्रोटेक्ट करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब 2023 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द www.cbse.science एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद साइन अप करना पड़े,
ठीक है, बस एक प्रोसेस, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो सकता है साइन अप करने का, एंड देन यू कैन सिंपली डाउनलोड द नोट्स। ठीक है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था बेटा, ये ना आपको अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एमसीक्यू में पूछा गया था। पर ये है क्या क्वेश्चन, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा डायग्राम पे ये समझने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि स्टमक जो है ना, मैं थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ आ जाते हैं हम। ओके, तो ये हमारा स्टमक वाला पार्ट चल रहा है, राइट। अब हमें देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आ रही है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, ये जो पार्ट है ना यहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक कहाँ तक है, स्टमक भाई, स्टमक जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो है पार्ट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कभी आपको ना पता लग रहा हो। लेट्स चूज ग्रीन, लाइट ग्रीन पेन। ओके, तो यहाँ से ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये स्टमक है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना क्या है, हमें ये करना है कि स्टमक को इंटेस्टाइन में ओपन करवाना है, राइट। अब ये जो है ना, स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन तो होता है, लेकिन एक स्फिंक्टर के थ्रू, मतलब ये ओपनिंग ऐसा नहीं है कि सीधे पाइप जोड़ा हुआ है, पाइप टू पाइप जोड़ा हुआ है, स्टमक और इंटेस्टाइन पाइप टू पाइप जोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, सीधी सीधी ओपनिंग नहीं है। तो क्या, कैसी ओपनिंग है, एक्चुअली रेगुलेटेड है, मतलब कभी वो ओपनिंग खुल जाती है, कभी वो ओपनिंग नहीं खुलती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, स्टमक को शुरुआत में बंद रखा जाता है, ये वाला जो एंड है जहां पे मैंने एरो लगाया वो बंद रखा जाता है। क्यों बंद रखा जाता है, ताकि स्टमक अपना काम कर सके, है ना, स्टमक के अंदर डाइजेशन हो सके, स्टमक के अंदर सारा मिक्सिंग हो सके। तो ये सब काम होने तक, खाना जो है इंटेस्टाइन में ना पहुंच जाए, तब तक के लिए उसको क्या करेंगे, यहां से ब्लॉक करके रखेंगे। अब ब्लॉक कैसे कर सकते हो, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो ब्लॉक हम कर सकते हैं बेटा स्फिंक्टर नाम के एक पर्टिकुलर चीज से। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। इज रेगुलेटेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द मस्कुलर स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर समझ लेते हैं होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है स्फिंक्टर का। देखो स्फिंक्टर जो होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है, सर्कुलर, ठीक है। अब होता क्या है, ये सर्कुलर पार्ट जो होता है ना वो अपना डायमीटर चेंज कर लेता है। अभी तो ये देखो सर्कुलर है, अब होगा क्या, जब इस, अब ये ओपन है, जब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, ये छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ये जो पार्ट है, यहाँ की जो मसल्स है वो इस तरीके से क्या करेंगी, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और क्या कर देंगी, इसको छोटा सा कर देंगी। कैसे कर देंगी, छोटी ओपनिंग जो है वो छोटी सी रह जाएगी, कैसे, इतनी छोटी सी ओपनिंग रह जाएगी, बल्कि इससे भी छोटी, ठीक है, इतनी छोटी सी रह जाएगी और फिर फाइनली बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। तो ये जो मसल्स होती है जो सर्कुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो जो किसी भी एरिया को ओपन कर रही है फिर उसको बहुत छोटा कर दी, ये होता है स्फिंक्टर। और मसल्स का बना होता है तो मस्कुलर स्फिंक्टर। तो मस्कुलर स्फिंक्टर जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के एंड पे प्रेजेंट है, जहां पे स्टमक खत्म हो रहा है। दोबारा से डायग्राम में देख लेते हैं, स्टमक जहां पे खत्म हो रहा है, तो स्टमक हमने कहा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहीं पर वो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया था 2023 में, समझ लेते हैं। दरअसल दो स्फिंक्टर प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, होते तो ज्यादा है पर हमारे सिलेबस के हिसाब से दो प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है एक तो, देखो ये रहा, एक तो स्टमक में प्रेजेंट है और एक एनस पे प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे एंड वाली ओपनिंग थी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, एक तो स्टमक के एग्जिट पे प्रेजेंट है और एक एनस के एग्जिट पे प्रेजेंट है। और इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताता हूं, ये एमसीक्यू तो उन्होंने बना दिया, पता है कहां से बनाया है, आपको यकीन नहीं होगा, ये बनाया है एनसीईआरटी से। अगर आप किसी नोट्स में देखोगे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल खोलना, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स, उसमें जहां पे स्फिंक्टर और उसके बारे में बात करी गई है, पहली लाइन और उसी पेज की लास्ट की लाइन, पहली लाइन और लास्ट की लाइन से क्वेश्चन, एक ही उन दोनों लाइंस को एक साथ जोड़ के एक एमसीक्यू बना के, दैट इज दी बेसिकली एमसीक्यू। ये एमसीक्यू उससे बनाया। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, हमारी बॉडी में दो ही जगह प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दो ही जगह लिख रखा है, स्टमक और एनस, तो स्टमक और एनस ही इसका आंसर है।
ठीक है। उसके बाद ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आया था ये अभी हमने कवर नहीं करा, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन स्टमक तक हमने कंप्लीट कर लिया कि एट द एंड ऑफ द स्टमक मस्कुलर स्फिंक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है।